हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2019 जुलाई के सीटेट के क्वेश्चंस को जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, 15 पहले ले आई थी। आज 15 करने से उस जुलाई का सीडीपी का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 2018 में जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, which of the following is correctly matched of learners and their primary characteristics? First is hearing impaired learners cannot comprehend visual information. Dyslexic learners lack reading and writing fluency. Creative learners hyperactive, slow in completing work. Attention deficit learners high motivation can sustain attention for long periods of time. अब यहाँ आपको देखना है कि कौन सा सही मैच किया हुआ है। सही, क्योंकि बाकी सब गलत है। इन चारों में केवल एक ही सही मैच किया हुआ है। हियरिंग इम्पेयर लर्नर, जो सुनने में जिनको दिक्कत है, श्रवण बाधित शिक्षार्थी जो है वो दृश्य जानकारी को नहीं समझ पाते। डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। मतलब डिसलेक्सिक जो है उनको पढ़ने लिखने के प्रवाह में कमी होती है। क्रिएटिव लर्नर जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं और स्लो होते हैं काम में। और अटेंशन डेफिसिट लर्नर जो होते हैं उनका मोटिवेशन बहुत हाई होता है और लंबे समय तक ध्यान बनाए रखते हैं। तो इसमें क्या है कि सही एक ही सही है, बाकी सब गलत है। तो आपको जो सही है वही बताना है। तो इसमें सही कौन सा है? सही है डिसलेक्सिक लर्नर्स के बारे में जो कहा गया है ना, वही सही है। क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिक लर्नर जो होते हैं ना, जिनको ये डिसलेक्सिक विद्यार्थियों की क्या विशेषता है कि डिसलेक्सिक लर्नर्स को एक्यूरेट और फ्लुएंट जो वर्ड का रिकॉग्निशन है उसको समझने में या बोलने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जो शब्द और ये जो डिसलेक्सिक शिक्षार्थी होते हैं उनको शब्दों के प्रवाह और संयोजन में दिक्कत होती है। वो धारा प्रवाह वर्ड नहीं पहचान सकते हैं। ऐसे तरीके इनको मतलब पढ़ने और लिखने के प्रवाह में उनको दिखता नहीं है, उनको सही नहीं दिखता। डिसलेक्सिक जो होते हैं उनको अक्षर जो होते हैं वो उल्टे दिखते हैं। तो ऐसे शिक्षार्थियों को दिक्कत होती है। तो उनका मतलब अलग उसमें उनको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग बाद में देखेंगे। और जो अटेंशन रचनात्मक जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी मौलिकता होती है, उनमें वो नया या कोई नया विचार रखते हैं, कुछ नया लचीलापन होता है उनके विचार में। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। तो उसके अलावा फिर अटेंशन डेफिशिएंट जो लर्नर होते हैं उनको किसी भी कार्य में बहुत देर तक ध्यान नहीं रहता है। अटेंशन डेफिशिएंट का मतलब हुआ कि उन्हें देखने में दिक्कत होती है। अटेंशन मतलब ध्यान उनका बाधित रहता है, लंबे समय तक ध्यान नहीं रहता है। और डिसलेक्सिक को शब्द के पहचानने में और लिखने में दिक्कत होती है। और जो श्रवण बाधित होते हैं वो दृश्य की जानकारी नहीं समझ सकते। तो हमारा इसमें क्या करना है? सही सुमेलित युग्म और उसकी प्राथमिक विशेषता। तो यही है, डिसलेक्सिक को है लिखने और पढ़ने के प्रवाह में कमी, दैट इज लैक इन रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। उन्हें हम डिसलेक्सिक कहते हैं। ये डिसलेक्सिक से चाइल्ड डिसलेक्सिया से पीड़ित था। हाँ, तारे जमीन पर आपने देखा होगा जिसे अक्षर उल्टे दिखते थे, है ना, सी उल्टा, ये सारे अक्षर उल्टे जो दिखते थे यही है उसके पढ़ने और लिखने के प्रवाह में कमी को बतलाता है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following does not result in meaningful facilitation of learning? इसमें से कौन किसके चलते सीखने की सार्थक सुविधा नहीं मिलती है? मतलब क्या है? सीखने की सार्थक सुविधा नहीं मिलने का मतलब होता है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, जिसमें कि लर्निंग अच्छे से नहीं होती है, नए व्यवहार का अधिग्रहण अच्छे से नहीं होता है। सार्थक सीखने की सुविधा में क्या क्या दिक्कत होती है? पहला है नए ज्ञान का कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना, पुनरावृत्ति और स्मरण को बढ़ावा देना, रिपीट करना, किसी चीज को याद करके बार बार स्मरण करके याद करके बताना, एग्जाम्पल और उदाहरण और गैर उदाहरण का उपयोग करना, और बहुत सारे किसी भी समस्या को बहुत सारे तरीकों के से देखना और प्रभावित करना। इसमें क्या है कि किसके परिणाम स्वरूप सीखने की सार्थक मतलब डज नॉट रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, तो इसका आंसर है नंबर 2, प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, पुनरावृत्ति और स्मरण को बढ़ावा देना। इसको कैसे इसका कारण कैसे होगा इसे हम समझते हैं, पहले इसको टिक कर दें, ठीक है। तो जब सार्थक सीखने की सुविधा जब होती है तो सीखने की प्रक्रिया किसकी है, कौन करता है, सीखता कौन है, तो छात्र सीखता है, और सुविधा कौन प्रदान करता है, शिक्षक। तो शिक्षार्थी को अपने सीखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो खुद जिम्मेदार है, सीखना उसको है, और उसके लिए उसको क्या करना है, ये निश्चित करना है कि जो भी उसको जानकारी मिल रही है, जो भी सिखाया जा रहा है, उसको वो क्या करता है, पहले के ज्ञान से जोड़ता है, और ये लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ और सुसंगठित और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। किसी भी समस्या को देखने के लिए कई तरीकों का प्रोत्साहन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें नए ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ना, ये सार्थक सीखने की सुविधा को प्रदान करता है। और दोहराव करना से क्या होता है कि किसी भी चीज को बार बार रिपीट करने से नई चीज को वो सीख नहीं पाता है, ठीक है। तो इसमें लर्निंग क्या है, एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग और वीकेनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर। तो इससे क्या होगा, इट रिप्रेजेंट चेंज इन बिहेवियर। तो चेंज में क्या होता है, नया नॉलेज को ग्रहण करना, नए हैबिट बनाना, नया एटीट्यूड बनाना। तो लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। सो फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग यहाँ जो बोल रहा है, इसमें क्या जरूरी है कि लर्नर को लर्निंग का कंट्रोल लेना होगा और टीचर को फैसिलिटेटर बनना होगा, और लर्नर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या लर्निंग गोल को अचीव करने के लिए लर्नर जो है, जो शिक्षार्थी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको ये श्योर करना होगा कि जो भी फैक्ट उसको दिया जा रहा है उसको वो समझे, और पहले से जो उसको नॉलेज है उससे वो रिलेट कर सके, और उसका ज्ञान जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। और एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स, उदाहरण और गैर उदाहरण को जानने से क्या होता है कि किसी भी नॉलेज को जोड़ने में या समझने में उसको आसानी होती है। लेकिन रिपीटेशन क्या करता है कि लर्नर रिपीटेशन में करके उसमें मास्टरी करता है, रिकॉल करता है जो इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर्ड है। तो ये प्रोसेस जो है ना, वो ये क्या करता है, रोट लर्निंग को, ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, रिपीटेशन और रिकॉल। तो इससे सार्थक लर्निंग नहीं होती है, क्योंकि वो पुराने ही ज्ञान को रिपीट करता रहता है, नया ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए इससे सार्थक सुविधा या मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग ये रिपीटिशन और रिकॉल से नहीं होता है। उदाहरण और गैर उदाहरण का मतलब है कि किसी चीज को अच्छे से समझने के लिए, जैसे सजीव और निर्जीव, तो समझने में जो सजीव है उसका उदाहरण, सजीव किसी चीज को समझाना है लिविंग थिंग को, तो लिविंग थिंग को पहले बताएंगे और नॉन लिविंग थिंग को भी बताया जाएगा बच्चे को, ताकि ही कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो सजीव और निर्जीव को में अंतर समझेगा तो उसका ज्ञान सार्थक होगा। तो ये, लेकिन पुनरावृत्ति और स्मरण जो है ये क्या करता है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं करता, तो इसलिए सार्थक नहीं होता है सार्थक ज्ञान या सार्थक सीखना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विथ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट।
कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनात्मक वातावरण के अनुकूल नहीं होगा? तो इसमें क्या क्या है? उदाहरण पहला है, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज कॉम्प्लेक्स, एंगेज इन यहाँ पर होगा, थोड़ा इन के बाद यहाँ पर स्पेस होगा, स्पेस छूट गया, तो एक सेकेंड, तो एंगेज इन, यहाँ पर एक गैप होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज, छात्रों को क्या करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स है, जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में हमेशा उनको संलग्न रखना है या उसमें शामिल करते रहना है। इससे क्या होगा कि, और दूसरा क्या है कि छात्रों को एक सहयोगी के रूप में छात्र काम करते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली मिलकर काम करते हैं, एंड गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, और एक दूसरे से काम से जुड़े हुए संवाद करते हैं या बातचीत करते हैं। टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक्स, प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलाबोरेट एंड रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। शिक्षक क्या करते हैं कि प्रमुख विषयों के संबंध में छात्रों का ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसमें अपने वर्तमान ज्ञान को विस्तृत और अनुभव को प्राप्त करके अपने वर्तमान ज्ञान को विस्तृत या पुनर्गठित करते हैं, अपने करंट नॉलेज को टीचर प्लान करते हैं। और टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रादर देन प्रोसेस। शिक्षक क्या करते हैं कि अंत में मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन प्रक्रियाओं के बजाय उत्पादों पर जोर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले समझना है कि शिक्षार्थी क्या करते हैं, जब रचनावादी वातावरण में होता क्या है, जो कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट होता है, वहां पर क्या होता है कि सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर जोर दिया जाता है, फिर स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन को फिक्स करता है और कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है, आपस में मिलकर शिक्षण, और स्टूडेंट्स को काम करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की अनुमति देता है और स्टूडेंट को अपनी गति से काम करने के लिए अवसर देता है, और सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाने के लिए बोलता है। तो ये सारी चीज इसमें है, लेकिन इसमें क्या है, कौन सा अनुरूप नहीं है, जिसमें क्या है कि शिक्षक क्या है, अभिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का आकलन करते हैं और उत्पादों के बजाय सीखने की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हैं। नहीं टीचर, ये चीज गलत है। यहाँ पर ये इसका रचनावादी रचनात्मक के अनुरूप नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट में ये चीज अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट जो होता है ना, वो कोलैबोरेशन पर जोर देता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर जोर देता है, पीयर ट्यूटरिंग, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को पढ़ाने पर जोर देता है। इसके अलावा क्या करता है, अपनी नीति टू हेल्प द स्टूडेंट टू फॉस्टर देयर ओन स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग टू परफॉर्म ए टास्क, मतलब स्टूडेंट्स को ये देता है, अलाउ करता है, और लर्नर को बहुत सारे अवसर प्रदान करता है ताकि वो अपनी गति से अपना काम कर सके, और लर्नर को एक निर्णय मेकर के रूप में देखता है, नॉलेज क्रिएटर के रूप में देखता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो नॉलेज कैसे क्रिएट होता है, सोशल इंटरेक्शन से, लोगों से मिलने से। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट में टीचर जो है ना, वो क्या करता है कि फीडबैक लर्निंग प्रोसेस पर देता है, इस पे नहीं, प्रोडक्ट्स पर नहीं देता है, इसलिए ये गलत हो गया। चौथा जो है ना कि ये फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स, नहीं, प्रोडक्ट्स पर नहीं देकर बल्कि वो क्या करता है, प्रोसेस पर अगर अपना फीडबैक देता है तो ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि वो प्रोडक्ट्स पर अपना फीडबैक देता है, या प्रतिक्रिया किस पर देता है, उत्पादों पर, प्रक्रिया पर नहीं। इसलिए ये कंस्ट्रक्टिविस्ट के अनुकूल नहीं है। इसलिए टीचर्स का ये
कंसिस्टेंट ये कंसिस्टेंट नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट में। बाकी सारे सही हैं, लेकिन ये चौथा पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट पे दे रहा है फीडबैक, जबकि देना चाहिए फीडबैक प्रोसेस पे। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश rather than dash फिर अब इसमें हमें भरना है कि एक शिक्षक को छात्रों के बजाय क्या चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लर्निंग गोल, परफॉर्मेंस गोल, लर्निंग गोल, फेलियर अवॉइडिंग गोल, मार्क्स सीकिंग गोल, फेलियर, एक ही चीज को दो आगे पीछे करके, शिक्षक को छात्रों के किस चीज पर, शिक्षण के लक्ष्य के बजाय काम के लक्ष्य सेट करने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, या शिक्षक को काम के लक्ष्य या शिक्षण के लक्ष्य पर, तो परफॉर्मेंस गोल, लर्निंग गोल या फेलियर अवॉइडिंग गोल पर ज्यादा एनकरेज करना चाहिए कि या फिर लक्ष्य चाहने वाले निशान पे। ये चारों में टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि स्टूडेंट का बिहेवियर को मोल्ड करना, मॉडिफाई करना। तो यहाँ पर जब टीचर स्टूडेंट का बिहेवियर को शेप करता है, कैसे करता है, तो प्लानिंग से और डेडिकेशन से। तो टीचर का बेनिफिट जो है टीचिंग का तब होता है जब टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। तो फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है तो स्टूडेंट को क्या करता है, टीचर एनकरेज करता है ताकि वो अपने लर्निंग गोल को अचीव कर सके। वो लर्निंग गोल सेट करने पर जोर देता है, ना कि परफॉर्मेंस गोल पर। तो इसलिए ये पहला वाला इसका आंसर होगा, जिसका है कि सेट कर क्या, लर्निंग गोल, परफॉर्मेंस गोल को सेट करने, शिक्षण के लक्ष्य पर को सेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ना कि परफॉर्मेंस गोल को। क्योंकि टीचर का क्या है कि लर्नर को वो किस रूप में देखता है, एक सक्रिय पार्टिसिपेंट के रूप में देखता है, और लर्निंग और मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये नहीं कि रेसिपिएंट है और रिसीव कर रहा है, रिसीविंग एंड पे नहीं है। इसलिए टीचर को इंटरैक्टिव रोल करना है बच्चों के साथ, पेशेंस के साथ, ताकि बच्चे अपने गोल को अचीव कर सकें। लर्निंग गोल क्या करता है, लर्निंग गोल पर ज्यादा ध्यान देने से लर्निंग बढ़ती है, लर्निंग की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और परफॉर्मेंस गोल में क्या होता है कि रिजल्ट आ जाता है, सीधे अचीवमेंट बेस्ड हो जाता है। तो लर्निंग गोल लॉन्ग टर्म होता है और ये अचीवमेंट जो है शॉर्ट टर्म, तुरंत किया तुरंत रिजल्ट दिखा दिया, और ये उसको लर्निंग गोल का लॉन्ग टर्म होता है। और टीचर क्या होता है यहाँ पर, लर्निंग गोल जब सेट करता है तो वो फैसिलिटेटर हो जाता है और रिसोर्स प्रोवाइड करता है। और जब वो परफॉर्मेंस गोल का ऊपर ध्यान देता है टीचर, तो वहां पर वो ऑथोरिटेटिव हो जाता है और फिर वो पनिशमेंट देता है या तो फिर रिवार्ड देता है। यहाँ पर लर्निंग गोल में जो स्टूडेंट का बिहेवियर होता है वो सेल्फ रेगुलेटेड होता है और इंटरेस्ट के साथ, रुचि वाला होता है। और यहाँ पर कम सेल्फ रेगुलेटेड कम होता है अगर वो परफॉर्मेंस गोल पहले करता है। मोटिवेशन क्या होता है कि जब लर्निंग गोल से वो उसको अचीव करना होता है तो उसका मोटिवेशन आंतरिक होता है, इंट्रिंसिक होता है, आपको अंदर से उसको प्रेरणा मिलती है। और ये जब वो परफॉर्मेंस गोल हो जाता है कि तुमको ये परफॉर्म करना है तो उसका मोटिवेशन बाहर से मिलता है, लोग उसको कहते हैं कि तुम्हें करना है। तो अच्छा होता है जब अंदर से भावना जगती है कुछ करने की। उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्चुअल चेंज में क्या है कि ये अडॉप्ट कर लेता है, इसमें अडॉप्टेशन होता है नए सिचुएशंस में। और ये जो लर्निंग गोल होता है अगर सेट किया जाए और वहां पर वो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, मिलकर सीखता है। और जब परफॉर्मेंस गोल होता है तो वहां पर कंपटीशन हो जाता है कि हमको इससे आगे निकलना है, हमको अगले से आगे निकलना है। तो ये जो है ना, लर्निंग गोल को अगर सेट किया जाए तो ये लर्निंग का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्पिटेंट होता है, इसमें बच्चे
सीखने की रणनीतियों को, सभी रणनीतियों में मतलब क्या है कि वो कॉम्पिटेंट बनाता है। तो शिक्षार्थी को क्या है, सारणी, लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक इसलिए ये टीचर को क्या करना है कि बच्चों को परफॉर्मेंस गोल को अचीव कर, लर्निंग गोल को सेट करना है, परफॉर्मेंस गोल का नहीं। तो इसमें क्या है कि तभी होगा जब शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में छात्रों को प्रदर्शन के बजाय, लक्ष्य के बजाय सीखने का लक्ष्य, लर्निंग का लक्ष्य सेट करता है, तब ये ज्यादा ही प्रभावशाली होता है शिक्षक। और शिक्षक की भूमिका में उनको क्या करना है, शिक्षक की भूमिका छात्रों को सक्रिय काम करने के लिए, सक्रिय प्रतिभागी के रूप में देखना है कि मतलब वो खुद कर रहे हैं, ये नहीं कि रिसीविंग एंड पर हो और सक्रिय नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर होगा लर्निंग गोल सेट करना। ये ज्यादा लॉन्ग टर्म है, इसका इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होता है, लंबे समय तक होता है। अगला है, which of the following are examples of effective learning strategies? इसमें से कौन सा इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है? पहला है सेटिंग गोल एंड टाइम टेबल्स, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनिंग टू अ क्लियर एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग। अभी हमने इस सब चीज को डिस्कस किया। लक्ष्य और सारणी निर्धारित करना मतलब होता है टाइम टेबल बनाना और गोल सेट करना। दूसरा क्या है कि संगठनात्मक चार्ट बनाना और अवधारणा का मानचित्र बनाना। फिर तीसरा है उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। और चौथा है कि एक साथी को समझाना। और पांचवा है सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो इसमें क्या है कि सीखने का जो रणनीति है ना, उसका मतलब यहाँ पर सभी गतिविधि जो भी दिया हुआ है, ये क्या है, प्रभावी शिक्षण रणनीति का, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी में ये पांचों आते हैं। तो इसलिए हम इसको पहले क्या है कि लक्ष्य और समय सारणी जो निर्धारित करता है, तो यहाँ पर जो लर्नर होते हैं वो क्या सीखते हैं कि कैसे टाइम टेबल को मैनेज किया जाता है और सीखने के लक्ष्य को आसानी से गोल बनाकर और उसको आसानी से प्राप्त करें। फिर संगठनात्मक चार्ट और अवधारणा क्या बताता है कि जो शिक्षार्थी को बेहतर समझ के लिए चार्ट और अवधारणा कॉन्सेप्ट का जो वो मानचित्र बनाता है, तो ये उसको समझने में मदद करता है। उदाहरण और गैर उदाहरण को हमने पहले ही समझा कि उदाहरण और गैर उदाहरण से बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और साथी को समझाने में क्या होता है कि साथी को समझाने में जब हम किसी को समझाते हैं तो हमारा जो व्याख्या करने का तरीका होता है उसमें और इजाफा होता है, हम और अच्छे से अपनी चीज को समझते हैं। और आत्म पूछताछ जब करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम जो लर्नर होते हैं उनको आत्मनिरीक्षण करने में मदद मिलती है। तो इसलिए ये सारे जो है ना, तो सारे गतिविधियां प्रभावी हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा नंबर 4, जिसमें कि सब इंक्लूडेड है, नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या है कि लर्निंग स्ट्रेटेजी हमेशा क्या चीज को करता है, बहुत सारा अप्रोच को लेके चलता है, बहुत सारा प्रोसेस और एक्शन होता है जब हम लर्निंग स्ट्रेटेजी सेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें हम बहुत सारे स्किल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम जो भी लर्निंग आउटकम अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर सके। तो इसलिए हम इसमें जब गोल टाइम टेबल सेट करते हैं और जब गोल सेट करते हैं तो हमको टाइम टेबल और लर्निंग गोल को अचीव करने में आसानी होती है। फिर
जब हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और मैप्स बनाते हैं तो इसमें क्या है कि हम जो भी नॉलेज है ना उसको हम विजुअलाइज करते हैं या विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। जो भी हमारा नॉलेज है उसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके। कोई भी डेटा हम याद करते हैं और उसको जब हम चार्ट में या ग्राफ से दिखाते हैं तो वो ज्यादा क्लियर समझ में आता है। फिर थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि वो लर्नर को हेल्प करता है कॉन्सेप्ट को समझने में कि क्या सिमिलरिटी होती है एक जैसी चीज में, जो उदाहरण हुआ गैर उदाहरण जो है उसमें क्या असमानता है। तो ये इसको समझने से कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और साथी को जब समझाता है तो लर्निंग जब वो साथी को समझ में नहीं आता है तो उसको क्लियर करने में जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग और अच्छा होता है। और आत्म प्रश्न क्या है कि बच्चों को ये हेल्प करता है ताकि वो अपने अंदर देखें और अपनी कमियों को और अपने बल को समझें, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझें। तो ये सारे पांचों के पांचों जो है सो इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज is an example of extrinsic motivation। extrinsic motivation का मतलब क्या होता है कि बाह्य अभिप्रेरणा। मतलब इसमें क्या क्या है, I enjoy doing my homework because it is so much fun। मुझे अपना होमवर्क करने में बहुत मजा आता है क्योंकि ये बहुत मजेदार है। दूसरा, I learn so much when I do my homework। जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। फिर तीसरा है कि doing homework makes me understand concepts better। ये भी है कि होमवर्क करने में हमें कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से सीखता हूँ। I complete my homework because the teacher gives us marks for each assignment। क्योंकि हमें शिक्षक हमें असाइनमेंट के लिए मार्क्स देता है। तो बाहरी प्रेरणा का उदाहरण क्या होगा, तो बाहरी प्रेरणा का उदाहरण होगा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन और बाहरी प्रेरणा होता है कि हमें खुशी मिल रही है तो इंट्रिंसिक होगा ना, आंतरिक प्रेरणा हुई कि मैं करता हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश होता हूँ या कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ पाता हूँ। ये आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा क्या मिल रही है इसको होमवर्क करने में, तो यह अच्छे मार्क्स जो मिल रहे हैं, टीचर गिव्स अस मार्क फॉर ईच असाइनमेंट, ये बाह्य प्रेरणा हो गई। तो हमें क्वेश्चन क्या चीज से है, बाह्य प्रेरणा से, क्योंकि ये प्रेरणा कौन दे रहा है हमें, टीचर, मार्क्स के द्वारा। तो ये प्रेरणा हमें बाहर से मिल रही है, इसलिए ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्लियर है। अगला आंतरिक प्रेरणा होता है जो हमें अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है इसलिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा हुई। और बाह्य अभिप्रेरणा हुई जो हमें मार्क्स के रूप में मिल रहा है असाइनमेंट पे। इन ए प्राइमरी क्लासरूम टीचर, इन ए प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड क्या करना चाहिए, गिव ओनली एग्जाम्पल्स, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स। तो क्या है, केवल गैर उदाहरण दे या केवल उदाहरण दे या कोई उदाहरण और गैर उदाहरण ना दे या दोनों को दे। तो इसमें क्या है कि प्राथमिक शिक्षक को अपना कक्षा को अधिक सुगम बनाने के लिए दोनों चीज देना चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसका होगा कि गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स सो दैट चिल्ड्रन कैन फाइंड द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज को समझाने में अगर हम उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों दिए तो इससे क्या होगा कि बच्चों को गैर उदाहरण से पता चलेगा कि इसमें क्या अंतर है दोनों चीज में। इसलिए उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना जरूरी है। एग्जाम्पल्स क्या होता है, एग्जाम्पल सिमिलर सिचुएशन को बताता है, सिमिलर आइडिया और कॉन्सेप्ट को बताता है, टू लर्न अ न्यू इंफॉर्मेशन। सो एग्जाम्पल से समझ में आता है कॉन्सेप्ट, क्लियर होता है कॉन्सेप्ट कि ये क्या चीज है। ठीक है, बट नॉन एग्जाम्पल्स जो होता है, गैर उदाहरण जो होता है, वो कंट्रास्ट सिचुएशन को दिखाता है और आइडियाज को। तो इससे क्या होता है कि नॉन एग्जाम्पल जो है उस स्टूडेंट को उस कॉन्सेप्ट को समझने में और अच्छे से मदद करता है, क्योंकि वो
जो चीज समझ रहा है और उससे विपरीत क्या चीज है उसको भी आसानी से समझ लेता है। तो लर्न एग्जाम्पल्स क्या करता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, आत्म जागरूकता बढ़ाता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़ाता है और कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following strategies would promote meaning making in children? इसमें से कौन सा बच्चों में अर्थ निर्माण में मदद करेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी रणनीति? तो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, अन्वेषण और चर्चा, सूचना और प्रसारण, दंडात्मक उपायों का प्रयोग और समान मानकीकृत परीक्षण। तो अन्वेषण और चर्चा क्या होता है, वो होता है कि अर्थ निर्माण में जिसका उद्देश्य क्या है कि लर्नर को मूल्यवान ज्ञान प्रदान करने में अन्वेषण और चर्चा सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती है। पहले तो आंसर को टिक करिए कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन इज द आंसर। इसमें क्या है कि ये विभिन्न सीखने की जो अवस्था है उसमें सीखने की प्रक्रिया में अन्वेषण में क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, खोजते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और चर्चा करना। तो ये चीज जो है ना, ये काल्पनिक विश्लेषण बच्चों में पैदा करता है और इससे बच्चा क्या है, कारण और प्रभाव, कार्य कारण, यही सब संबंध को जोड़ना और इस पर मंथन करते हैं। इसलिए अन्वेषण और चर्चा जो है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मीनिंग मेकिंग का मतलब होता है, अर्थ निर्माण का मतलब होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, बच्चों में पैदा होती है। तो ये कैसे मीनिंगफुल लर्निंग होगी, अर्थ निर्माण की लर्निंग कैसे होगी? तो इसमें बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करने से, जो भी प्रत्यय है उसका अंडरस्टैंडिंग होने से। तो कैसे संभव है? तो एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन के द्वारा। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है मीनिंग मेकिंग लर्निंग के लिए। ये क्या होता है कि ये बहुत सारे लर्निंग एट्रीब्यूट्स इसमें होते हैं। मीनिंग मेकिंग लर्निंग जो होती है ना, तो एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन में क्या क्या चीज होता है? तो एक्सप्लोरेशन के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इंफरेंस निकालते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम चर्चा भी किए, एक्सप्लोर भी किए, ऑब्जर्व भी किए। मीनिंग मेकिंग क्या करता है, चिल्ड्रन को हेल्प करता है कि जो अभी करंट इंफॉर्मेशन है उस और जो पहले से सूचना है उसके पास या उसका ज्ञान है, उन दोनों में कनेक्शन लाने में जोड़ सकता है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलती है। तो मीनिंग मेकिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों को क्या चाहिए? लर्निंग प्रोसेस में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन में ये क्या मदद करता है कि बच्चों को एक्टिवली इंगेज करता है। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच होता है ये एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन, और बच्चों में उत्सुकता जगाता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, बच्चे क्यों, कहाँ, कैसे जैसे प्रश्न करते हैं। और ये काल्पनिक एनालिसिस भी, हाइपोथेटिकल एनालिसिस भी बच्चों में डेवलप करता है। और बहुत सारे आइडियाज जो कि कॉज और इफेक्ट, कार्य और कारण संबंध, कार्य और प्रभाव संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। और इस चीज को वो टीचर के साथ भी और अपने साथियों के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए, नए नए आइडियाज के जरिए इसको डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है, जो एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो लर्न किया गया, वो बहुत लंबे समय तक होता है निस्बत की रटे हुई चीज का। इसलिए अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन से जो नॉलेज होता है वो उसका ड्यूरेशन लॉन्ग टाइम तक होता है, लंबे समय तक बच्चों को ये समझ में आता है और वो अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। अगला है कि बच्चों की गलतियां और भ्रांतियां, या क्या है, एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस। वो क्या है? आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दूसरा क्या है कि आर ए हिंड्रेंस इन एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या
should be ignored in the teaching learning process signify that children's capabilities are far inferior than that of adults. क्या मतलब है कि बच्चों में जो बच्चे जो गलतियां करते हैं या उनमें जो भ्रांतियां उनके मन में होती है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, या फिर वो शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया में बाधा है, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी गलतियों को की उपेक्षा करनी चाहिए, या यह बतलाता है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या है? तो हम इसको पहले देखें कि एरर और मिसकॉन्सेप्शन। एरर क्या है कि किसी भी चीज में जब बच्चे मास्टरी नहीं करते हैं, जब वो गलतियां करते हैं, बार बार गलती करते हैं, किसी भी चीज में उनका इतना ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि वो इसलिए वो गलतियां करते हैं। और ये गलतियां एरर्स क्या है? केवल ये है कि जो लर्निंग के दौरान बच्चा जो सही नहीं करता है वही गलत है ना। एरर तो वही चीज है कि जिस अगर मैथ सही नहीं बनाया तो वो उसमें एरर है, मिस्टेक है, गलती है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि ये क्या है, ये मानना गलत है कि बच्चे ये गलतियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो पहले का ज्ञान है और जो नया ज्ञान है उन दोनों में वो संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे। ये ऐसी बात नहीं है। बच्चों का जो एरर और मिसकॉन्सेप्शन है ये क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण कदम है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है, और ये जरूरी है कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चे इस तरह का गलती करें ताकि उनको सही समझ आए, लर्निंग के द्वारा वो उनकी थिंकिंग सही हो और उसमें एक सूझ पैदा हो। और ये टीचर को हेल्प करता है कि लर्नर के लर्निंग स्टाइल को समझें और उसको उनके हिसाब से टीचर फिर समझाएं। बच्चे जिस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो टीचर को ये समझ में आता है कि बच्चा इस तरह की गलती कर रहा है तो इसको किस तरह से पढ़ाना है या किस तरह से समझाना है। ये टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस है, इसलिए इसका आंसर होगा सिग्निफिकेंट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसलिए इसमें क्या है कि एरर और मिसकॉन्सेप्शन का बहुत सा कारण हो सकता है। एक तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है या नॉलेज नहीं है, या दूसरा कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, या उसमें वो फॉरगेट कर जा रहा है, भूल जा रहा है। तो इसलिए बच्चे गलती करेंगे और ये सीखने के क्रम में सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है। Question number 10. In the constructivist frame, child is viewed as miniature adult who is less than adult in all aspects such as size, cognition, emotions. Tabula rasa or blank slate whose life is shaped entirely by experience. A passive being who can be shaped and molded into any form through conditioning. A problem solver and an scientific investigator. तो इसका क्या है कि रचनावादी ढांचा में कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में बच्चे को किस तरह से देखा जाता है? एक लघु वयस्क, मतलब जो बड़ा आदमी का एक साइज, छोटा साइज, मतलब अनुभूति भावना सभी चीज में उसका साइज छोटा है, मतलब कम, उसका एक्सपीरियंस भी कम है, भावना भी कम है बड़ों से, लेकिन है वो एक लघु वयस्क, सब चीज उसमें कम है। टेबुलर रसा या रिक्त स्लेट या टेबुलर रसा का कॉन्सेप्ट का कहा गया है कि बच्चे का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, जो कि जिसमें आप जो भी लिखें, मतलब बच्चा जब आता है तो वो एकदम उसका रिक्त स्लेट दिमाग है, अब उसमें जो चीज भरा जाए, जो चीज से भर गया, अच्छी चीजें, खराब चीजें, इस तरह का। तो ये जिसका जीवन पूरी तरह अनुभव से आकार लेता है, उसका अगर अच्छा अनुभव होगा तो वो अच्छा लिखाएगा, उसका दिमाग अच्छा होगा, और खराब चीजें अगर अनुभव करता है तो उसे जीवन, उसका लाइफ खराब होता है या वो एक सही व्यक्ति नहीं बन पाता। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे कंडीशनिंग के माध्यम से, या क्या वो निष्क्रिय पैसिव होता है जिसको जिस तरह से चाहो ढाल दो, या एक समस्या समाधान और एक वैज्ञानिक अन्वेषक होता है। तो
ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम जो है या पर्सपेक्टिव वो बच्चे को किस तरह से देखता है कि जब मीनिंगफुल लर्निंग तब होता है जब लर्नर क्या होता है अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो खुद से जब वो अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा तो क्या करेगा कि ये लर्नर अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, चीजों को अनुभव करता है और फिर कोई चीज को अनुभव करता है फिर उस पर वो रिएक्ट करता है, किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देता है या उस चीज को फिर वो दिखाता है। तो इसमें चाइल्ड को किस तरह से देखा जाता है, एक काल्पनिक व्यक्ति जो होता है, एक लिटिल साइंटिस्ट, एक छोटा सा वैज्ञानिक होता है जो कि अर्थ बनाता है, वर्ड मेकर ऑफ मीनिंग, प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या समाधान करने वाला, और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर जिसका आंसर होगा चौथा। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग जो हैं उस या उनका जो फ्रेम है उसमें बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखा जाता है, वो जो कि नॉलेज का क्रिएटर होता है, नॉलेज का जन्मदाता होता है। कैसे नॉलेज का जन्मदाता होता है? तो सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतरक्रिया, लोगों से मिलने जुलने से उसका नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज क्रिएट करता है। और नया नॉलेज करता है कैसे? अपने पहले नॉलेज से नए नॉलेज को जोड़कर नया नॉलेज तैयार करता है। वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है क्योंकि वो एक्सप्लोर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और इंक्वायरी करता है फैक्ट और इंफॉर्मेशन। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है क्योंकि वो लर्निंग एक्टिविटी में वो एनालिटिकल, क्रिएटिव, हर तरह के एक्टिविटी में वो एक्टिव पार्ट लेता है। तो अन्वेषण के रूप में, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में क्या करता है? सक्रिय रूप से सीखने की गतिविधि में भाग लेता है और चिंतनशील होता है, विश्लेषण करता है, रचनात्मक होता है। और बच्चा समस्या समाधान कर्ता के रूप में क्या करता है? जो भी तथ्य उसको दिया जाता है, उस सूचना दी जाती है, उसके बारे में वो खोज करता है, जांच करता है, पूछताछ करता है। तो इसलिए समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक होता है और समाज के संपर्क से ज्ञान का निर्माता होता है और पिछले ज्ञान को सक्रिय करके नया ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए रचनात्मक ढांचा जो है बच्चे को एक समस्या समाधान करता तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में देखता है। A teacher's role while using cooperative learning in her class is to be silent spectator and let children do what they want, is to leave the class and let children work on their own, is to be supportive and monitor each group, is to support the group which has bright and talented children। कक्षा में जो सहकारी अधिगम होता है उसमें क्या होता है कि ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है और बच्चे आपस में इंटरेक्शन से सीखते हैं। तो यहाँ शिक्षिका की भूमिका क्या होती है? चुपचाप देखते रहना और बच्चे जो चाहते हैं उनको करने देना, या कक्षा से निकल जाना और बच्चे को काम करने देना, या प्रत्येक समूह और का समर्थन और निगरानी करना, या उस समूह का समर्थन करना जहाँ के जिसमें बहुत तेज बच्चे हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो होता है, सहकारी अधिगम जो होता है, ये क्या होता है? जिसमें हेट्रोजेनस ग्रुप होते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं और उनका ग्रुप होता है अलग अलग, होमोजेनस ग्रुप नहीं होते क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। उसमें क्या है कि हेट्रोजेनस ग्रुप होता है, अलग अलग बच्चों का ग्रुप होता है और जिसमें सब बच्चे मिलकर काम करते हैं और हर मेंबर जो है ना मिलकर काम करते हैं और ये हर ग्रुप का हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है या अकाउंटेबल होता है अपने काम के लिए। वो जो भी काम शेयर करता है उसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि गोल को अचीव करना है, तो हर मेंबर की अकाउंटेबिलिटी होती है। तो टीचर का क्या रोल है कि जब कोऑपरेटिव लर्निंग वो अपने क्लास में करा रही है, ग्रुप बना के बच्चों को काम करने के लिए दिया जा रहा है, तो शी शुड मॉनिटर एंड सपोर्ट ईच ग्रुप। ये नहीं कि केवल तेज बच्चों को या क्लास से निकल जाना, ये नहीं, बल्कि प्रत्येक समूह का, क्योंकि वो तो टीचर है ना, उसके लिए तो सब समूह बराबर है, सारे बच्चे एक जैसे हैं। तो उसमें क्या करना है कि सपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ईच ग्रुप एज द टीचर रोल। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा कि ग्रुप सेटिंग टीचर करेगी और फिर वो सेटिंग गोल्स जो है, वो जो गोल सेट किया जाएगा वो बच्चे अचीव करेंगे
और उसके बाद टीचर ने जो आवश्यक सामग्री होगी, मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को सपोर्ट करेंगी, ये नहीं कि कुछ खास स्टूडेंट को, हर ग्रुप के हर स्टूडेंट को सपोर्ट करेंगी, ऑब्जर्व करेंगी, मॉनिटर करेंगी और हर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी करेंगी। इसलिए टीचर का रोल क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग में सपोर्टिव होता है और उस बच्चों को सपोर्ट करके और मॉनिटर करना होता है। तो यहाँ क्या है कि सहयोगी रूप से छात्र काम कर रहे हैं और प्रत्येक सदस्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और उसके लिए उसको जवाबदेह भी है वो। तो सहकारी शिक्षा में हर ग्रुप बना दिया गया और हर बच्चे को काम दिया गया और हर बच्चा को काम करना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर नहीं प्राप्त किया तो उसके लिए वो जवाबदेह भी होगा। तो शिक्षक की भूमिका सबको देखना है। तो शिक्षक क्या क्या करेगा, समूह बनाएगा, फिर समूह के उनका लक्ष्य निर्धारित करेगा, जो सामान चाहिए और संसाधन उपलब्ध कराना, प्रत्येक छात्र की सहायता करना, उनका अवलोकन करना, निगरानी करना और मूल्यांकन करना। तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर क्या होती है, एक सहायक के रूप में होती है और प्रत्येक समूह को सपोर्ट करना होता है। अगला है टीचर का जब भी आपका रोल आए ना क्वेश्चन में, बस आपको हमेशा पॉजिटिव वाला चीज देखना है। टीचर शुड बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव किसी भी परिस्थिति में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। विकास और सीखने के बीच सही संबंध सही रूप में कौन सा स्टेटमेंट दर्शाता है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड। पहला तो बोल रहा है कि विकास और सीखने का कोई संबंध नहीं। दूसरा है लर्निंग टेक्स प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। बिना विकास के भी लर्निंग होती है, परवाह किए बिना होता है। तीसरा है रेट ऑफ लर्निंग फार exceeds the rate of development. सीखने की दर विकास के दर से कहीं अधिक है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। यही है आंसर कि ये जो है ना सब बायस्ड ओपिनियन था ऊपर का तीनों। ये है कि विकास और लर्निंग अधिगम दोनों इंटर रिलेटेड है। सीखना दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, मतलब दे डिपेंड ऑन ईच अदर। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, क्वालिटेटिव चेंज और इंक्रीज इन स्ट्रक्चर फॉर बेटर फंक्शनिंग। और लर्निंग क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। इसमें बिहेवियर में बदलाव आता है, ज्ञान में बदलाव आता है और स्किल भी डेवलप होता है। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से स्किल भी, दक्षता भी आती है, ज्ञान भी बढ़ता है और व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। तो ये डेवलपमेंट और लर्निंग जो है, विकास और सीखना परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रय है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो है ना वो किसका रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट है किसका, मैच्योरिटी एंड लर्निंग, परिपक्वता और ज्ञान का रिजल्ट है या प्रोडक्ट है। तो मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी तो ऑटोमेटिक आता है मोर और लेस। ये बायोलॉजिकल पोटेंशियल है जो कि मैच्योरिटी वापस पे नहीं जाता है, इरिवर्सिबल होता है और बायोलॉजिकल चेंज को ये बताता है। ऐसे चेंज जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एनवायरनमेंट से या पर्यावरण से इंडिपेंडेंट होते हैं। और अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर पर्यावरण ही गड़बड़ हो जाएगा तो फिर डेवलपमेंट तो प्रभावित होगा ही। दूसरा है कि यहाँ परमानेंट चेंज होता है ह्यूमन बिहेवियर में, इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस से और एनवायरनमेंट से। तो लर्निंग पूरे लाइफ चलता है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना, पूरी जिंदगी चलती है। और लर्निंग और मैच्योरिटी में अंतर है, दोनों अलग हैं। इसलिए लर्निंग क्या होता है, मैच्योरिटी के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। और इसलिए डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। और इससे क्या है, विकास क्या है, एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसके अनुसार विकास जब होता है तो शरीर का अंग बेहतर कामकाज के लिए, जैसे जैसे विकास होता है शरीर का तो हम बेहतर कामकाज के लिए तैयार होते जाते हैं। और सीखना है जो कि अनुभव और अभ्यास से होता है और ज्ञान में, कौशल में बदलाव आता है, व्यवहार में बदलाव आता है सीखने से, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और विकास और अधिगम जो है एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के लिए योगदान करते हैं। विकास क्या है, परिपक्वता और सीखने से होता है।
परिपक्वता क्या है? अपने आप एक जैविक क्षमता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। जब तक पर्यावरण का जो भी कारण एनवायरमेंट सही रहता है तो विकास अपने आप होता रहता है। वातावरण में व्यक्ति के अनुभव से उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन होता है और लर्निंग जो है जो पूरे जीवन तक चलता रहता है। तो इसलिए क्या है कि विकास और अधिगम एक दूसरे पर का संबंध एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्विस बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो हैं वो अनुभव के बोध के संगठित तरीके कहलाते हैं। इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है मेंटल टूल्स, स्कीमा, इमोजीज एंड मानसिक चित्र। स्कीमा पहले समझ लेते हैं। स्कीमा पियाजे का सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका आंसर भी स्कीमा ही है कि स्कीमा इस बात का क्या बताता है? स्कीमा बताता है, यह 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ 14 लिखा गया, पहले इसको ठीक कर दें। यहाँ पर ये 13 स्कीमा इस बात का मानसिक प्रतिनिधित्व है कि सूचना को हम कैसे व्यवस्थित होती है और कैसे व्याख्या की जाती है। ये मनोवैज्ञानिक संरचना है। इसका निर्माण क्या है? अनुभव की समझ बनाने के लिए किया जाता है। यह ज्ञान का एक निर्माण खंड है जो हमारे दिमाग में सूचना का ये कमरा है। स्कीमा क्या है? हमारे दिमाग में सूचनाएं जहाँ होती हैं या उसे सूचना का कमरा या पैकेट कहा जाता है। तो ये पहले से किसी भी चीज को हम जब देखते हैं और उसको हम जब वो प्रतिनिधित्व उसको समझते हैं तो ये क्या करता है कि हमारे मानसिक मतलब पहले से मौजूद चीजों से हम उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन में क्या होता है कि स्कीमा की एक नई अवधारणा, जैसे इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि ये पियाजे जो थे ना वो स्विस बायोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट बोथ थे, ठीक है, वो स्विस थे, स्विट्जरलैंड के थे और बायोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों थे। उन्होंने पाया क्या कि बच्चे जो होते हैं अपने सेंस जब वर्ल्ड अपने अराउंड की दुनिया को जब वो पहचानते हैं या समझते हैं तो उनका माइंड किस तरह से नए इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है या उनको एनकाउंटर करता है। तो ये जो पियाजे का थ्योरी है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसमें एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ये सारा वे है जिसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं, नए एक्सपीरियंस को पहले से जो उनके मन पास कॉग्निशन है या ज्ञान है पहले से, जिसको स्कीमा कहते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उससे उसको वो मिलाते हैं, उससे इंटीग्रेट करते हैं, एकीकृत करते हैं पहले से जो उनके पास कॉग्निशन स्ट्रक्चर है, जिसको स्कीमा कहा जाता है। तो स्कीमा क्या है? स्कीमा मेंटल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे किसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज संगठित किया जाता है और कैसे उसकी व्याख्या की जाती है। तो स्कीमा क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी अनुभव को सेंस प्रदान करने के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये नॉलेज का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये इसको पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। हमारे माइंड में जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है या रूम ऑफ इंफॉर्मेशन है या ब्लॉक ऑफ नॉलेज है जो हमारे माइंड में है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि माइंड में ऑलरेडी है। अब क्या है कि जब कोई नया कॉन्सेप्ट या नया एक्सपीरियंस हमारे सामने आता है, हमारे एक स्कीमा में आता है जो कि ऑलरेडी है हमारे माइंड में, तो वो उसको हम उससे एसिमिलेट करते हैं। फिर उसमें उन्होंने एकोमोडेशन भी एक वर्ड बताया था कि वो क्या था कि जो स्कीमा हमारे पास है उसको हम नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ते हैं। तो पहले बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूसता है, तो ये ऑलरेडी स्कीमा उसके माइंड में रहता है, उससे वो जो पहले से रहता है, तो उससे एसिमिलेट करके वो अंगूठा चूसता है।
अब अंगूठा चूसते चूसते उसको कोई खिलौना पकड़ा दिया जाए तो वो उसको भी चूसने लगता है, तो इसको कहते हैं अकोमोडेशन। और इक्विलिब्रियम जो उसको संतुलन कहते हैं, तो वो क्या है कि जो बच्चे को ज्ञानात्मक स्टेबिलिटी या बैलेंस आता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से, तब उसका संतुलित हो जाता है। ये क्या है? बैलेंसिंग एक्ट है, जो नया और पुराना एक्सपीरियंस को बैलेंस करता है। तो पियाजे का क्या कहना है कि जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको स्कीमा कहते हैं। क्या कह रहा है? स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि बेसिक है, तो ये जिसको हम माइंड नॉलेज ब्लॉक या पैकेट ऑफ नॉलेज कहते हैं, जो कि हमारे दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है, ब्रेन में ऑलरेडी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज रहता है, जो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ऑलरेडी रहता है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। ये बताता है, स्कीमा क्या है? ये मानसिक रिप्रेजेंटेशन है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को फॉर्म किया जाए, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट करते हैं। ये पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया था। उनका कहना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन जो है ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो उनका कहना था कि व्यक्ति क्या करता है? वातावरण में जो भी तत्व है सबको पहचानता है, प्रत्यक्षीकरण करता है और प्रतीकों की सहायता से उनको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि व्यक्ति जो है ना, वो वस्तु या व्यक्ति के बारे में अमूर्त चिंतन करता है, और उसके पहले जो उसके दिमाग में जो ज्ञान भंडार है, एक संज्ञानात्मक संरचना है जो उसके व्यवहार को निर्देशित करती है, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं। तो वो क्या करता है कि जो भी नई चीज आती है वातावरण में किसी भी तरह का, तो सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है, पहले वो स्कीमा से उसको पहचानता है, ग्रहण करता है, तब उसकी व्याख्या करता है। तो इसे हम ज्ञान भंडार कहते हैं, जो माइंड में ऑलरेडी रहता है, जिससे कि किसी भी नई चीज को हम जोड़ते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, with an appropriate question or suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. एक उपयुक्त प्रश्न और सुझाव के साथ बच्चे की समझ को बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है, जिस हद तक वो अकेले पहुंच सकती थी। किस रचना पर प्रकाश डालता है? तो ये जो है ना, इसमें हमारा क्या क्या चीज दिया है? With an appropriate question suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. तो इसमें दिया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बहुत आता है, जेडपीडी भी बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जेडपीडी बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन एंड इंटेलिजेंस। तो ये व्योट्स्की का सिद्धांत में है, ये का सिद्धांत में ये वर्ड आता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। ये व्योट्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में है। तो ये इसमें क्या है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो बताता है कि बच्चा जो है वो बड़ों की मदद से और कुछ क्वेश्चन से या सजेशन से वो क्या करता है कि इंडिपेंडेंटली सीखता है या लर्न करता है और बहुत आगे तक बढ़ सकता है। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं,
पहला है स्कैफोल्डिंग। ये भी टर्म आता है एग्जाम में, इसलिए इसको समझ लीजिए। ये ब्रोड्स्की के इसमें जेपीडी के पहले ही आता है। ये क्या है कि यह एक टेक्निक है जो बताता है कि सही सपोर्ट अगर मिल जाए सही समय पर और सही अमाउंट में कोई मदद कर दे तो बच्चे का कॉम्पिटेंस बढ़ता है। सपोज आप कोई बच्चा मैथ्स बना रहा है और उससे बन नहीं रहा है, उसी समय कोई आके उसको हेल्प कर देता है तो वो क्या होता है कि वो बच्चे को समझ में भी आ जाता है और उसका कॉम्पिटेंस बढ़ता है। उसका सही समय में अगर सपोर्ट कर दिया, कोई बता दिया तो प्रॉपर गाइडेंस जब होता है, मोर नॉलेजेबल, कोई ज्यादा जानने वाला आके उसको बता दिया, वो मैथ्स मदद कर दिया और उसको एनकरेज भी कर दिया, साथ साथ मोटिवेट भी कर दिया, तो क्या होता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा स्किल बढ़ जाता है और उसको मोटिवेशन भी मिलता है और वो लर्निंग प्रोसेस में कम्पीट करने लगता है। सपोज कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कर नहीं पा रहे उसमें कोई बड़ा या कोई ज्यादा जानकार आके बच्चे को समझा देता है, सही समय पर सपोर्ट करता है, तो उसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। तो ये नॉलेज जो होता है, इस तरह से स्कैफोल्डिंग से जो नॉलेज आया, जो कोई मदद करके सिखा दिया, वो ज्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति आके बता दिया, कोई बड़ा भाई ही बता दिया, तो ये किसी भी तरह से, तो ये जो बताने वाला हुआ ये तो सोशल इंटरेक्शन हो गया ना, कि समाज का ही कोई व्यक्ति आके, भाई, चाचा, बगल के पड़ोसी कोई भी आके उसको समझा दिया, तो उसका नॉलेज बढ़ गया, उसका स्किल बढ़ गया, उसको मोटिवेशन मिल गया, सही समय पर ज्ञान मिल गया। तो ये है ना, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि जो स्किल उसको था लेकिन कोई सही समय पर मदद करके उसको मास्टरी कर दिया इस स्किल में। स्कैफोल्डिंग से क्या क्या, स्कैफोल्डिंग एंड MKW जो था, एक तो राइट टाइम पर, स्कैफोल्डिंग में राइट समय पर, राइट टाइम में और राइट काइंड ऑफ सपोर्ट और राइट अमाउंट ऑफ सपोर्ट दिया। और कौन दिया? मोर नॉलेजेबल अदर। MK वो क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर आके उसको हेल्प किया। तो इससे क्या हुआ कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा का वो मोर नॉलेजेबल, ज्यादा ज्ञान हो गया। तो कैसे उसका ज्ञान बढ़ा? स्कैफोल्डिंग ऑफ प्रॉक्सिमल यही हो गया कि स्कैफोल्डिंग और ज्यादा जानकारी वाला और एक सही समय पर सही अमाउंट में। तो ये टर्म प्रॉक्सिमल क्या बोल रहा है कि refers to the skill which change to mastering the skill with assistance of or scaffolding from MQ। तो ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। व्हाट कैन आई डू? पहला है, देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम दिखाते हैं यहाँ पर। पहला सर्किल में है कि व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर है व्हाट आई कैन डू। पहला सर्किल में ये बना कि मैं क्या कर सकता हूं। फिर दूसरा सर्किल बन गया, ये सर्किल बना कि व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प। मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं हेल्प से क्या कर सकता हूं, ठीक है। और तीसरा हो गया व्हाट आई कांट डू। ये तीसरा सर्किल बता रहा है, ये सर्किल बता रहा है व्हाट आई कांट डू, मैं क्या नहीं कर सकता, व्हाट आई कांट डू। तो पहला क्या बता रहा है कि मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरा कि दूसरे के हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये दूसरा वाला जो एरिया है ना, ये एरिया है, ये एरिया, इसको हम दूसरे रंग से लिखते हैं, यही एरिया जेपीडी है, ZPD। ये सेकंड वाला एरिया जिसमें वो चाइल्ड पूछ रहा है कि मैं पहले मैं क्या कर सकता हूँ, फिर दूसरे के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, और तीसरा है जो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्या है कि ZPD जो है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, चेंजेस कहां से, व्हाट, यहां से व्हाट आई कांट डू एंड व्हाट आई कैन डू, दोनों के बीच का हिस्सा है, जो कि यहां से ये डेवलपमेंट चेंज है कि ये मैं हेल्प से क्या कर सकता हूं, ठीक है। व्हाट आई कांट डू
एंड व्हाट आई कैन डू, ये दोनों चीज के बीच में क्या है, हेल्प है। तो ये हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या चीज है, ये इक्विलिब्रेशन जो है ना, ये बताता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को और करता है और एसिमिलेट करता है, इक्विलिब्रेशन संतुलन, ये प्लेजिक आ गया, ठीक है। और कन्वर्जेशन क्या है, बताता है कि कैसे किसी समय में सर्टेन क्वालिटी में कोई चीजें कैसे एक जैसी रहती हैं। और इंटेलिजेंस तो है कि नॉलेज को अप्लाई करना। तो इसमें क्या है कि इसका आंसर होगा ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक क्या है कि बच्चे की समझ को हम कैसे उस बिंदु से बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है जिस तक वह अकेले पहुंच सकते थे। अकेले जहां पर पहुंची थी वहां पर उसके बाद उसको कौन मदद कर दिया, स्कैफोल्डिंग क्या हुआ कि सही समय पर सही अमाउंट में कोई मदद कर दिया, और सही अमाउंट में मदद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उससे ज्यादा नॉलेज वाला आदमी आकर उसको हेल्प कर दिया, तो उससे उसका नॉलेज बढ़ गया, उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया को बदल दिया। तो इसका आंसर होगा निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। इसको हम लोग समझ गए कि वो दूसरे के हेल्प से, और व्हाट आई कांट डू, मैं नहीं कर सकती, और मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों के अंतर जो है वही ZPD है। मोर नॉलेजेबल पर्सन आकर उसको सही समय पर मदद कर देने से उसका नॉलेज को बढ़ गया, में वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, basic mental capacities are transformed into higher cognitive process primarily through reward and punishment, social interaction, stimulus response association, adaptation and organization। अब यहाँ पर सवाल है कि वाइगोत्स्की का कहना है कि वाइगोत्स्की का थियोरी का नाम है सोशियो कल्चरल थियोरी। सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको कहते हैं। उनके अनुसार क्या है, बुनियादी मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। ये बताता है थ्योरी कि जो मेंटल कैपेसिटी जो बेसिक होता है, जो मानसिक क्षमता होती है, वो हायर, यही है बुनियादी मानसिक क्षमता को उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया में कैसे बदला जाता है, सामाजिक इंटरेक्शन से। तो इसका आंसर तो पहले यही हो गया कि सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक संपर्क से बढ़ाया जाता है। सोशल इंटरेक्शन को, सामाजिक संपर्क को एंड जो भाषा होती है, दोनों को क्या कहा जाता है, दोनों की प्लेयर हैं। जब ज्ञान के विकास में भाषा और सामाजिक इंटरेक्शन बुनियादी चीज है। ये सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन कैसे बढ़ाता है, तो सामाजिक एक्टिविटी से। इसको उन्होंने ZPD से फिर समझाया। अभी हम लोगों ने ZPD देखा है, इसको भी उन्होंने ZPD से, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से समझाया है। वो क्या कहे कि ZPD जो है वो एक रेंज ऑफ टास्क बताता है जो बच्चा अचीव कर सकता है। किसके थ्रू, तो मोर नॉलेजेबल अदर, MKW से वो अचीव करता है, जो उससे ज्यादा जानकार हो। तो ये अडल्ट असिस्टेंस कहाँ जरूरी है, जहां पर ये कब मिलता है, ये MK और कब मिलता है, जहां पर जरूरी होता है। तो कहाँ जरूरी होता है, जिसको हम स्कैफोल्डिंग करते हैं, जहां पर सही समय पर उसको कोई सही मात्रा में ज्ञान देता है किसी भी बच्चे को। तो इसलिए, और ये जो टर्म है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये स्किनर का टर्म है, यहाँ वार्ड करनी है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट जो है स्किनर ने का टर्म है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स
वी स्किनर का है, ये वी स्किनर का टर्म है, वाइगोत्स्की का नहीं है, और एडाप्टेशन पियाजे का है। ठीक है, तो हमारा आंसर है सोशल इंटरेक्शन। तो ये क्या है कि बेसिक मेंटल कैपेसिटी जो है वो हायर कॉग्निटिव में कब बदलता है? सोशल इंटरेक्शन से। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि बुनियादी मानसिक क्षमता क्या है? सामाजिक अंतरक्रिया से उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलता है। सामाजिक संपर्क और भाषा क्या है? संज्ञानात्मक विकास का दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सामाजिक गतिविधि के माध्यम से और समुदाय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत जोड़ देता है। इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र का अवधारणा के साथ उन्होंने समझाया है, जो क्या बताता है? एक बच्चा अधिक कुशल और बड़े आदमी के सहायता से अधिक जानकार हो सकता है। क्या होता है? अधिक कुशल बन जाता है, कुशलता प्राप्त करता है जब कोई उसे कोई वयस्क सहायता देता है। कहाँ पर सहायता देता है? जब स्कैफोल्डिंग सही समय पर, स्कैफोल्डिंग को हिंदी में मचान भी कहा जाता है। तो इसलिए, और बाकी चीज तो पियाजे और स्किनर का कहा हुआ है, तो इसलिए वाइगोत्स्की का कहना है कि बुनियादी मानसिक क्षमताएं जो हैं वो समाज के संपर्क में। क्यों? समाज के संपर्क में आने से उसको स्कैफोल्डिंग मतलब उसे जहाँ दिक्कत होती है वहां सही समय में सही जानकारी मिल जाती है, और कोई बड़ा उसके मोर नॉलेजेबल वयस्क आके उसके ज्ञान में वृद्धि करता है। तो ये कब संभव है? जब सामाजिक संपर्क होता है। तो इस तरह से हमने 2018 के CBT के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।